सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 9 विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर 9 बल और गति के नियम के बारे में आगे अभ्यास करेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बल किसे कहते हैं, बल की विभिन्न अक्षरें कौन सी होती है, बल के प्रकार कौन से होते हैं। बल के मुख्यतः दो प्रकार है, एक क्षेत्र बल और दूसरा है संपर्क बल। क्षेत्र बल मतलब जहाँ पर हमारा संपर्क नहीं होता फिर भी बल लगता है, और संपर्क बल मतलब संपर्क होना जरूरी है। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे बल के और दो प्रकार के बारे में। एक है संतुलित बल और दूसरा है असंतुलित बल। बच्चों, संतुलित बल और असंतुलित बल को हम समझेंगे, परंतु उससे पहले हम कुछ बेसिक बातें कर देते हैं। संतुलित बल मतलब क्या, एक बात करते हैं। मानो कि कोई एक पदार्थ पड़ा हुआ है, बराबर है। कोई एक पदार्थ पड़ा हुआ है। अभी वो पदार्थ, मानो कि यह पदार्थ है, ठीक है बच्चों, उसको पूरब से कोई खींच रहा है, कोई पश्चिम से भी खींच रहा है, ठीक है। पूरब वाले ने इस पदार्थ पर जितना भी बल लगाया उतना ही बल पश्चिम वाले ने भी लगाया। पूरब वाला पूरब की ओर खींच रहा है, पश्चिम वाला पश्चिम की ओर खींच रहा है। तो दोनों व्यक्तियों ने इस पदार्थ पर इक्वल मूल्य का बल लगाया, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, इस पदार्थ की स्थिति में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इस पदार्थ की स्थिति में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। मतलब इसने यदि +7 न्यूटन लगाया है तो इसका -7 न्यूटन, परिणाम क्या होगा, =0 हो जाएगा। +7 न्यूटन पूर्व में, -7 न्यूटन पश्चिम में। तो परिणामी बल इस पदार्थ पर कितना लगता है। अभी ये परिणाम समझने के लिए मैं आपको दूसरे प्रैक्टिकल उदाहरण पर ले जाता हूँ। मानो कि किसी ने आपको 10 रुपये दिए, मतलब आपके पास जमा, ठीक है, और उसी व्यक्ति ने आपके पास से 10 रुपये लिए, तो आपके पास कितने रुपये बचे, आपके पास एक भी रुपया बचा नहीं है। मतलब जितने दिए उतने लिए। तो इसको हम संतुलित कहते हैं, बैलेंस्ड कहते हैं, कि जिस बलों की उपस्थिति में, क्योंकि संतुलित बल मतलब एक बल नहीं है, एक से अधिक बल है। यहाँ मैंने 2 का उदाहरण दिया है, 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है। जिन बलों के संयुक्त प्रभाव के अधीन इस पदार्थ पर जो बल लगेगा, ये वाला भी बल लगेगा और ये वाला भी बल लगेगा। जिन बलों के संयुक्त प्रभाव के अधीन पदार्थ की अवस्था में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम संतुलित बल कहते हैं। क्या कहा, जिन बलों के संयुक्त प्रभाव के अंतर्गत पदार्थ की अवस्था में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उस प्रकार के बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। वापस से बच्चों, बलों के संयुक्त प्रभाव से, क्योंकि यहाँ बल मिलकर लगने वाले एक पदार्थ पर, जिन बलों के संयुक्त प्रभाव के अंतर्गत पदार्थ की अवस्था में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तो वैसे बलों को हम कौन से प्रकार के बल कहते हैं, संतुलित बल, ठीक है। और संतुलित बलों का जो परिणामी बल होगा वो 0 होगा, क्योंकि कोई परिणाम मिलने वाला ही नहीं है। 10 लेफ्ट साइड से लगता है तो 10 राइट साइड से लगता है, परिणाम क्या होगा, पदार्थ नहीं हिलेगा, या पदार्थ की जो स्थिति होगी वो वही की वही रहेगी। इसे विपरीत बता दूं, असंतुलित बल, जिन बलों के संयुक्त प्रभाव के अंतर्गत पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो, ठीक है, उसे हम असंतुलित बल कहते हैं। जैसे कि बच्चों, अभी मैं चर्चा कर दूं कि यह पदार्थ है, ठीक है, उसको पूरब में कितना बल लगता है। मान लीजिए पूरब में 10 न्यूटन का बल लगता है और पश्चिम में 7 न्यूटन का बल लगता है। ये मैंने माइनस रखा है पर वो ऑपोजिट साइन है। तो पदार्थ किस ओर जाएगा, पूरब की ओर जाएगा, ठीक है। पदार्थ
इसमें से 10 में से 7 न्यूटन तो किसकी ओर ये इसके विपरीत कार्य करने में खर्च हो जाएगा, मतलब 3 न्यूटन का प्रभाव इस पदार्थ पर पड़ने वाला है और 3 न्यूटन बल जितना पदार्थ ये पूरब की ओर जाएगा। यहाँ पर आपने देखा बच्चों कि इस पदार्थ पर दो अलग अलग प्रकार के बल लगते हैं और जिसके कारण पदार्थ की जो अवस्था है उसमें परिवर्तन आता है और उसमें परिवर्तन आने के कारण पदार्थ पर लगने वाले इन बलों को हम असंतुलित बल कहते हैं। और इसका जो उत्तर आएगा वो कितना आया, +3 न्यूटन। मतलब असंतुलित बलों का परिणामी बल शून्येतर होता है। असंतुलित बलों का परिणामी बल क्या होगा, शून्येतर, शून्य के अलावा कोई भी संख्या। असंतुलित बलों का परिणामी बल कितना होगा, शून्येतर, शून्य के अलावा कोई भी संख्या। वो माइनस में भी हो सकती है। बच्चों मैंने 2 बल का उदाहरण दिया था, अभी मैं 3 प्रकार या 4 प्रकार के बल से संतुलित असंतुलित को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। मानो कि ये पदार्थ है, ये पूरब में बल लगाता है, ये पश्चिम में बल लगाता है, ये इस दिशा में बल लगाता है, ये इस दिशा में बल लगाता है। ठीक है, इधर 3 लगता है तो न्यूटन, तो इधर भी -3 न्यूटन लगता है। इधर 8 न्यूटन लगता है माइनस, तो इधर +8 न्यूटन लगता है। परिणाम क्या होगा, ये दोनों बल एक दूसरे की असर को रिमूव करेंगे। ये दोनों बल एक दूसरे की असर को रिमूव करेंगे। पदार्थ परिणाम स्वरूप अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं आने देगा और इस प्रकार के बलों को संतुलित बल कहते हैं। मानो कि ये बढ़ जाता है, ये बढ़ गया तो पदार्थ इस ओर आएगा और ये बढ़ गया, ठीक है, ये जितने भी बढ़े हुए हैं इन बलों की संयुक्त प्रभाव के अंतर्गत पदार्थ इस ओर गति करता है, मतलब इधर की ओर पदार्थ जाने वाला है। तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हुआ, मतलब यहाँ पर लगने वाले बल असंतुलित बल है। बच्चों परिभाषा भी बता दूँ कि संतुलित बल किसे कहते हैं। संतुलित बल मतलब क्या, तो जिन बलों के संयुक्त प्रभाव के अंतर्गत, संतुलित बल मतलब क्या, जिन बलों के संयुक्त प्रभाव के अंतर्गत पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता नहीं है। जिन बलों के संयुक्त प्रभाव के अंतर्गत पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता नहीं है वैसे बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। संतुलित बलों का परिणामी जो बल होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। और दूसरा है असंतुलित बल। तो असंतुलित बल हम किसे कहेंगे, जिन बलों के संयुक्त प्रभाव के अंतर्गत पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है वैसे बलों को हम असंतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बलों का जो परिणामी बल है वो कितना होता है, शून्येतर, मतलब शून्य के अलावा कोई भी संख्या, शून्य के अलावा कोई भी संख्या। तो संतुलित बलों का जो उत्तर होगा वो क्या होगा, जिन बलों के संयुक्त प्रभाव के अंतर्गत पदार्थ की अवस्था में कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता वैसे बलों को हम कौन से प्रकार का बल कहते हैं, संतुलित बल। और जिन बलों के संयुक्त प्रभाव के अंतर्गत पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है वैसे बलों को हम कहते हैं असंतुलित बल। संतुलित बलों का जो परिणामी बल होगा वो शून्य रहेगा, असंतुलित बलों का जो परिणामी बल होगा वो शून्येतर रहेगा। दूसरा एक बल है घर्षण बल। घर्षण बल बच्चों बहुत सरल टॉपिक है बच्चों। तो घर्षण बल किसे कहते हैं, हम सब जानते हैं कि लगभग मैक्सिमम पदार्थ हवाई जहाज और समुद्री वाहन के अलावा लगभग सब सतह पर रहकर गति करते हैं। समुद्री वाहन भी पानी की सतह पर रहकर ही गति करते हैं। जब पदार्थ संपर्क में रहकर गति करता हो, जब पदार्थ संपर्क में रहकर गति करता हो, ठीक है, जब पदार्थ सतह के संपर्क में रहकर गति करता हो, जैसे कि ये रोड है और ये पदार्थ है, उसके पहिए, ठीक है, पदार्थ है, उसके जो पहिए है वो सतह के संपर्क में रहकर गति करते हैं। तो क्या होगा, सतह द्वारा, ये पदार्थ इस दिशा में जा रहा है, ये सतह द्वारा इस पदार्थ की गति को अवरोधित करने वाला बल लगेगा। पदार्थ सतह के संपर्क में रहकर गति करता है तो सतह द्वारा पदार्थ की गति को अवरोधित करने वाले बल को हम कहते हैं घर्षण बल। जब पदार्थ सतह के संपर्क में रहकर गति करता है, जब पदार्थ सतह के संपर्क में रहकर गति करता है तो सतह द्वारा पदार्थ की गति को
अवरोधित करने वाले बल को हम कहते हैं घर्षण बल। जब पदार्थ सतह के संपर्क में रहकर गति करता है तब सतह द्वारा पदार्थ की गति को अवरोधित करने वाले बल को हम कहते हैं घर्षण बल। और घर्षण बल हमेशा पदार्थ की गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल हमेशा पदार्थ की गति की विपरीत दिशा में लगता है। क्या कहा बच्चों? वापस से कि जब पदार्थ सतह के संपर्क में रहकर गति करता हो, जब पदार्थ सतह के संपर्क में रहकर गति करता हो तो सतह द्वारा पदार्थ की गति को अवरोधित करने वाला बल लगता है। सतह द्वारा पदार्थ की गति को अवरोधित करने वाला बल लगता है और इस बल को कहते हैं घर्षण बल। और घर्षण बल जो होता है वो हमेशा पदार्थ की गति की विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण बल जो होता है वो पदार्थ की गति की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है बच्चों? तो घर्षण बल के कारण आपने देखा होगा कि हमारी गति में रुकावट आती है, या तो हमारी गति मंद पड़ती है या तो हमारी गति धीमी पड़ती है। तो इसका कारण एकमात्र यही है कि घर्षण बल हमेशा गति की विपरीत दिशा में लगता है। धन्यवाद बच्चों। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।